हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज लास्ट के 1 घंटे में भारत का स्टॉक मार्केट भर भरा के ताश के पत्तों की तरह ढह गया। क्या कारण रहे हैं जो भारत का स्टॉक मार्केट गिरा और विश्व के दूसरे मार्केट जो है वो नहीं गिरे। यहां तक कि कराची का स्टॉक मार्केट जो है वो भी आज 2000 पॉइंट ऊपर था। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं रात के 9:30 बज रहे हैं और डाउ जोन्स 375 पॉइंट अप है, S&P 500, नैस्डैक सब अप है। आज सुबह कोरिया का स्टॉक मार्केट 3.5% ऊपर बंद हुआ और वहीं जापान का निक्की 225 भी 2.5% ऊपर बंद हुआ। तो फिर ऐसा क्या कहर ढा गया भारत में कि भारत का स्टॉक मार्केट जो है वो लास्ट के 1 घंटे में जम के गिरा। आज इसी विषय पे हम दोस्तों चर्चा करेंगे। और यदि आप किसी भी तरीके का बूस्टिंग नहीं पसंद करते हैं, यदि आप ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, तो अभी आप वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं अपनी भर भर के तारीफ करने वाला हूं। तारीफ इसलिए करने वाला हूं क्योंकि मैंने आज सुबह मेरे जो एनुअल पेड मेंबर्स हैं उनको मैंने आगाह कर दिया था कि मुझे मार्केट का मूवमेंट ठीक नजर नहीं आ रहा है। और ये जितने मेरे एनुअल मेंबर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद इस बात की पुष्टि करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में आके जरूर लिखें कि मैंने क्या कहा था। दोस्तों, 11:22 पे मैंने अपने एनुअल मेंबर्स को मैसेज भेजा था, टुडे मार्केट इज बिहेविंग लाइक ए टीनेजर हैविंग मूड स्विंग्स हाई एंड लो, sudden euphoria and sudden depression. It is not a good sign to be in the market. फिर मैंने 2 बजे मैसेज लिखा, I have cut my positions in all my cash holdings by 50%. In some cases like Sunflag Iron and Steel, I cut my position by 80%. Now I am sitting heavily on cash. I am not comfortable with the market movement. ये 2 बजे मैंने मैसेज लिखा है दोपहर में, और उसके बाद 15-20 मिनट बाद मार्केट ताश के पत्तों की तरह जो है वो ढह गया, भरभरा के नीचे गिर गया। दोस्तों, अपनी तारीफ कर रहा हूं, आप नहीं करते इसलिए मैं खुद कर लेता हूं। मेरा प्लेटफॉर्म है तो इतना तो बनता ही है। खैर, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं और ये जानना जरूरी है, मुझे क्यों लगा कि भाई मार्केट जो है वो गिर सकता है। आज मैं इसी पे बात करूंगा। दोस्तों, ये अनुभव और एक्सपीरियंस से आता है। आपको ऐसा लगता है जब आप स्क्रीन देखते हो कि स्टॉक्स आपसे कुछ बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर सलीम अली थे जिन्हें बर्डमैन कहा जाता था, जो पक्षियों से बात करते थे। कभी कभी कुछ आप जो बहुत सालों से लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे आप बात करोगे तो वो आपको खुद बताएंगे कि हमको लगता है कि स्क्रीन जो है वो हमसे बात कर रहा है। ये अतिशोक्ति नहीं कर रहा है, ये होता है। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं मेरे रिपोर्टिंग करियर में जिन्होंने मुझे ये बात कही और मुझे खुद को ये फील होता है। और आज मुझे क्यों ऐसा लगा कि मार्केट गिरेगा, उसके 3-4 मैं आपको रीजन बताता हूं। वर्ल्ड मार्केट तो कहीं पे भी नहीं गिरा बहुत ज्यादा, हमारा ही मार्केट क्यों गिरा? तो रीजन नंबर 1 मैं अभी आपको बताता हूं। दोस्तों, अभी 1 घंटे पहले मैंने अभय दुबे जी को इंटरव्यू दिया उनके चैनल नई परख के लिए। वहां पे जो मैंने बात कही वही बात मैं यहां दोहराता हूं। दोस्तों, मैं ट्विटर खोलूं कि फेसबुक खोलूं कि व्हाट्सएप खोलूं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं एक ही मैसेज पिछले कई दिनों से हमारे ऊपर में पंच किया जा रहा है। और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि भारत का मार्केट नीचे गिर रहा है क्योंकि भारत में टैक्सेस जो हैं वो अनफेवरेबल हैं। एफआईज इसलिए इंडिया में स्टॉक्स बेच रहे हैं क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्सेशन जो है वो इन्वेस्टर्स के खिलाफ है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, और खासतौर पे एफआईएस के। 1 दिन पहले विजय केडिया जी ने बोला, उसके पहले मार्केटिंग के गुरु, मैं उनको इन्वेस्टर तो समझता ही नहीं हूं, वो खाली मार्केटिंग गुरु है, समीर अरोड़ा जी। उनका क्या क्लेम टू फेम है नहीं मालूम, बट मार्केटिंग बखूबी जानते हो। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, एसटीटी भी है। अरे भाई साहब, ये तो कई सालों से है ये चीज, तो ये मार्केट अभी 2026 में क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो ये सोचने वाली बात है। इनसे पलट के जिस भी मीडिया कर्मी ने बात किया उसने प्रश्न नहीं पूछा अभी हो क्या रहा है। मैं ये जो मैसेजेस सोशल मीडिया पे इन लोगों के वीडियोस आ रहे हैं, इन लोगों के
विजय केडिया के और बाकी लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, ये एक सिग्नल दे रहा है कि ये जितने बड़े बड़े ब्रोकर्स और मार्केट के खिलाड़ी हैं, ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये देख रहे हैं कि मार्केट इंडिया का नीचे गिर रहा, तो यही सही टाइम है गवर्नमेंट को डराने का और अपने मन माफिक जो है गवर्नमेंट से डिसीजन निकालने का। डराने का मतलब कि भाई टैक्सेस बहुत ज्यादा है, टैक्सेस आप ठीक कर दो तो एफआईआर आ जाएंगे। अरे भाई ऐसा कहीं होता है क्या? जब आपकी करेंसी 6-7% हर साल गिर रही है, जब 85 करोड़ लोग जो है वो राशन की लाइन में लगे हुए हैं और जो है 5 किलो फुकट का राशन ले रहे हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी चलाने वाला आईटी सेक्टर था, उसके खुद के रेवेन्यू मॉडल पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। जब इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और देश का प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है कि भैया सोना मत खरीदो, आप विदेशी दौरे पे मत जाओ, करेंसी गिर रहा है, तो ये सारे रीजंस समीर अरोड़ा और विजय केडिया को नजर नहीं आ रहे। उनको क्या नजर आ रहा है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा है, टैक्स आप कम कर दोगे तो फिर एफआईआर आ जाएंगे हैं। तो ये एक शिगुफा जो इतने दिनों से छोड़ा जा रहा है कि भाई टैक्सेस कम कर दो तो इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं होता दोस्तों। सच्चाई ये है कि कैपिटल जो है वो चेस करता है उन कंपनीज और उन सेक्टर में जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा दिखता है। और आज की डेट में वर्ल्ड ओवर एक ही सेक्टर का बोलबाला है और वो है सेमीकंडक्टर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भारत के अंदर में कोई भी कंपनी नहीं है जो एआई और सेमीकंडक्टर में कोई उल्लेखनीय काम कर रही हो। फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है, बहुत हवाई बनाए जा रहे हैं, हवाई किले बनाए जा रहे हैं, डाटा सेंटर बन रहा है, ये बन रहा, अमका बन रहा, डमका बन रहा, सब कहानियां चल रही हैं, परंतु एक भी मानुष जैसा, एंथ्रोपिक का क्लाउड जैसा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट जैसा, या ग्रॉक जैसा, या इन सब का बाप, ठीक है, ओपन एआई का चैट जीपीटी जैसा एक प्रोडक्ट भी इंडिया लॉन्च कर पाया। चाइना ने तो मानुष को लॉन्च कर दिया, इंडिया के पास में कोई भी एक भी प्रोडक्ट है क्या? हम तो सॉफ्टवेयर में बहुत बड़े अपने आप को तुर्रम खान समझते थे। आज वही कंपनीज जो है देखिए हाशिए पे जा रही है। इन्फोसिस 2100 से 1100 पे आ गया, 50% का फॉल है एचसीएल टेक से लेकर टीसीएस और विप्रो तक, सब में। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज ने आरएनडी पे कभी ध्यान नहीं दिया। इन कंपनीज ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोटर्स को जो है बायबैक और बोनस के माध्यम से पैसे जो है रिटर्न किए, ना कि वो पैसे को नए सेक्टर में या नए आरएनडी में इन्वेस्ट करते। विशाल सिक्का जैसा एक लर्नड मैन इन्फोसिस का सीईओ बना था, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा क्या लगाया, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो यदि ये देश का ये हाल है, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा कर रही हैं, तो भैया कहां से आपके पास में अच्छी आरएनडी करने वाली कंपनियां बढ़िया जो है वो एंथ्रोपिक या ओपन एआई टाइप कंपनीज बनेगी? ना तो हम वैसा प्रोडक्ट बना पाए, ना तो हम टीएमसी यानी ताइवान सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन टाइप चिप्स बनाने की फाउंड्रीज जो है वैसा कुछ खड़ा कर पाए, ना तो एएसएमएल जो नीदरलैंड्स का है, जो लिथोग्राफी में काम करता है, वर्ल्ड में चिप में लिथोग्राफी में एकमेव शहंशाह है, वैसा कुछ काम कर पाए, ना तो हम एनवीडिया टाइप जीपीयू जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो रहती है, जो चिप्स रहती है, वो बनाने में सक्सेसफुल है, ना हम इंटेल जैसे जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो रहती हैं वो बनाने में कामयाब रहे। तो भाई हम जब कुछ कर ही नहीं रहे तो क्यों विश्व की पूंजी जो है वो भारत के स्टॉक मार्केट में लगेगी? ये विजय केडिया नहीं बताएंगे आपको, ये समीर अरोड़ा नहीं बताएंगे, ये सब लोग जो है आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये देख रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे गिरेगा तो सरकार डरेगी, और सरकार डरेगी तो हम और डराएंगे, और डरा के टैक्स जो है वो कम कराएंगे। जब भारत सरकार को इस पचड़े में फंसना नहीं चाहिए। फंसना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि मध्यम वर्गीय परिवारों का आपने खून चूसा है पेट्रोल और डीजल पे हाई टैक्सेस लगा के। तो ये रईस लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में खेल करते हैं, इनको क्यों आप बार बार रियायत दे रहे हो या राहत दे रहे हो? ये थोड़ा सा आके आपको डरा देते हैं और आप इनके पचड़े में फंस जाते हो और रियायत दे देते हो। यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार, जब $60 पर बैरल इंडिया में वर्ल्ड में तेल चल रहा था, उस टाइम भी जो है हम लगभग 100 के आसपास ही पेट्रोल भरा रहे थे। आज $100 के आसपास है, तब भी हम उतना ही भरा रहे। इसका मतलब है कि आपने 4 साल से हमसे बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है, तो आज आप सब्सिडी दीजिए।
जब जापान की गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री बजट लाके अपने निवेश को, अपने इधर के सिटीजन्स को, नागरिकों को एक तरीके की राहत दे रही है। जो 88% तेल आयात करती है, भारत भी 88% तेल आयात करता है, तो भारत ने भी सप्लीमेंट्री बजट लाके रियायत देनी चाहिए, राहत देनी चाहिए मेरे को और आपको और मध्यम वर्गीय परिवारों को, जिनका खून चूस के लाडली बहन और लाडला भाव जैसी योजनाओं के द्वारा इन्होंने वोट जो है खरीदे। दोस्तों, मैं बहुत कटु और बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि देश के अमीर लोग जो है, समीर अरोड़ा टाइप, जो इंडिया में रहते भी नहीं है, सिंगापुर कहीं बाहर ही जाके बस गए, इन लोगों के मुगालते में देश आके, सरकार आके इनको रियायत दे देती है। और हमारे जैसा आदमी जो एक पैट्रियोटिक इंडियन है, जो राष्ट्रहित और राष्ट्रभक्ति में दिन भर सोचता रहता है, उसको रियायत और राहत देने के नाम पे किसी भी तरीके का कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाता है। तो ये क्या मजाक है दोस्तों। ये बहुत बड़ा रीजन था कि मुझे लगा कि शायद भारत सरकार इस वीकेंड पे कुछ तो भी इनके मुगालते में आएगी और हो सकता है कुछ बोले, शॉर्ट टर्म में वो भली मार्केट को एक थोड़ा सा राहत देगा। पर दोस्तों, मुझे जो लग रहा है, मैं अपना अंदेशा बता रहा हूं, मार्केट अच्छा नहीं है अगले 1-2 महीने के लिए। कम से कम मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो वीक ही रहने वाला है। किसी भी तरीके से ऑयल के प्राइसेस मेरे को $80 $85 के नीचे जाते हुआ ब्रेंट नहीं नजर आ रहा है। किसी भी तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में परमानेंट कोई संधि हो नजर नहीं आ रहा है। किसी भी तरीके से मुझे रुपये का गिरावट जो है वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, आज रुपया जो है 53 पैसा ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, यानी रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। जिस दिन रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है उस दिन मार्केट गिरा, ठीक है। अभी तक बात की जाती थी कि रुपया कमजोर हो रहा है इसलिए मार्केट गिर रहा है, बट भैया आज तो रुपया मजबूत हुआ, फिर क्यों मार्केट गिरा? इसका मतलब है कि ये कंसर्टेड एफर्ट जो है वो चलाया जा रहा है मार्केट को गिराने के लिए, ताकि सरकार डरे और सरकार डर के टैक्स में जो है कुछ रियायत दे। दोस्तों, आपको भारत के स्टॉक मार्केट का इनहेरेंट स्ट्रक्चर समझना होगा। भारत के जो ये है, जो स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर अधिकतर शेयर जो है, जो कंपनी के फाउंडर्स रहते, पूंजीपति रहते, उन्हीं के हाथ में, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, इंडिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, वैल्यूएबल कंपनी। अब रिलायंस के 44% स्टेक जो है वो मुकेश भाई के पास में, मुकेश जी अंबानी के पास में। यही यदि आप माइक्रोसॉफ्ट देखें अमेरिका में, तो मात्र 3 से 4% स्टेक जो है, 3% के आसपास, ये बिल गेट्स के पास में। आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो प्रीमियर कंपनी है एनवीडिया, उसका मात्र 1 से 1.5 बिलियन, कंपनी का मार्केट कैप है $5.5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन से $5.5 ट्रिलियन के बीच में। परंतु जो उसके सीईओ हैं जेनसन हुआंग, इनके पास में $1 से $2 बिलियन की स्टॉक्स हैं। तो ये 1% क्या भी नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बाहर जो है इंस्टीट्यूशंस जो है वो ज्यादा स्टॉक्स होल्ड करते हैं, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, लॉन्ग टर्म वेंचर फंड्स, हेज फंड्स, इनके पास में स्टॉक्स रहता है और जो फाउंडर रहते हैं इनके पास में कम रहता है। भारत में उल्टा है, भारत में अदानी जी, अंबानी जी यही अपने सारे स्टॉक्स जो है अधिकतर ओन करके रखते हैं। तो ये जब चाहे ऊपर बढ़ा दे, जब चाहे नीचे घुसा दे, ठीक है। इनके हाथ में, इंस्टीट्यूशंस के हाथ में ज्यादा स्टॉक्स नहीं है, इनके हाथ में है। तो भारत का स्टॉक मार्केट जो है, ये कुछ पूंजीपति जो है, जो निफ्टी 50 में कंपनीज आती है, भाई इंडिया का स्टॉक मार्केट तो निफ्टी इंडेक्स ही देखा जाता है। अब इसमें जितनी भी कंपनी देख लें आप, अंबानी की, अदानी की, बिरला की, टाटा की, गोदरेज की, महिंद्रा की, सब में आप देखोगे कि मेजॉरिटी शेयर जो है वो प्रमोटर के पास में। तो जब प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी शेयर्स हैं, तो प्रमोटर ही खिलवाड़ करेगा, प्रमोटर ही मार्केट को ऊपर ले, स्टॉक को ऊपर ले जाएगा या स्टॉक को नीचे ले जाएगा। ये कटु सत्य है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाया था? यही तो आरोप लगाया था। यदि एक लाइन में बोले कि हिंडनबर्ग का अडानी के ऊपर में क्या आरोप था, तो एक लाइन में उसका उत्तर होगा कि भैया उसका आरोप था हिंडनबर्ग का कि अडानी जो है वो अपनी कंपनी में 75% से ज्यादा स्टेक ओन करता है
डमी कंपनीज के माध्यम से। भारत के सेबी का या सरकार का नियम है कि जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है इसका 25% स्टेक जो है पब्लिक में होना चाहिए। परंतु आप ही अपने दोस्त रमेश, सुरेश, गणेश, महेश इनकी कंपनीज बना के और उसी में स्टेक जो है पार्क कर दो, शेयर्स पार्क कर दो, तो और वो बेचे नहीं, उनको आदेश रहे कि बेचना नहीं है, तो भाई फिर स्टॉक गिरेगा कैसे? और जब आप बोलोगे कि गिराना है तो गिर रहा है, जब आप बोलोगे चढ़ाना है तो चढ़ रहा है। तो ये हिंडनबर्ग का जो है ये आरोप था। खैर, हिंडनबर्ग के आरोप से आगे बढ़ते, कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि मैंने आज जो सेल किया उसके 2-3 मुख्य कारण थे। एक, मेरे को साफ एक पैटर्न और ट्रेंड नजर आ रहा है कि भारत के पूंजीपति और मार्केट में बड़ा बड़ा खेल करने वाले जो लोग हैं, ऑपरेटर हैं, ये लोग भारत सरकार को डरा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि एफआईएस देश छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टैक्स जो है वो टैक्स ज्यादा आप लेते हो, कम नहीं लेते हो। कुछ हद तक इसमें सच्चाई हो सकती है, परंतु दोस्तों जो मेन सच्चाई है वो ये है कि भारत का स्टॉक मार्केट आज की डेट में फैशन में नहीं है, वोग में नहीं है। उसका कारण यह है कि भारत में अच्छी कंपनीज नहीं है जो सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करे, और आज की डेट में यही सेक्टर जो है ये फैशन में है। ना तो ढंग की डिफेंस कंपनीज है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल खुद ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बाबुओं को हड़का रहे थे, डरा रहे थे, बोल रहे थे कि भाई आप टाइम पे डिलीवरी नहीं देते हो। आप समझ जाओ, और एचएएल के शेयर प्राइसेस देखो, आनंद फरान, मतलब कुछ भी अनाप शनाप शेयर प्राइसेस हो रखे। उसके पीछे बेसिस क्या है किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप हवाई ये जो किले जो है वो एक ही हद तक बना सकते हो, कभी ना कभी आपको वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। और जब वास्तविकता का आपको सामना का आपसे जब सामना होगा, तब यदि आपके अंदर सब्सटेंस नहीं है तो आप भर भरा के गिरोगे, और यही हो रहा है जो मैं अभी देख रहा हूं इंडियन स्टॉक मार्केट में। जैसे ही वर्ल्ड ओवर ग्लोबली कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरह शिफ्ट होनी चालू हुई, वैसे ही हमने देखा कि पूंजी का पलायन, कैपिटल फ्लो जो है वो इंडिया जैसे कंजम्पशन ओरिएंटेड कंट्री से शिफ्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ, जो कि जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, अमेरिका है, चाइना है। तो हम ये पूंजी का पलायन देख रहे हैं, और पूंजी तब तक भारत में नहीं आएगी, आप कितना भी कैपिटल घटा दो, टैक्स घटा दो, कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दुनिया भर के टैक्स, तब तक पूंजी भारत में नहीं आएगी जब तक हम आरएनडी में खर्चा नहीं करेंगे, जब तक विशाल सिक्का जैसे सीईओ को पनिश नहीं किया जाएगा, जो विजनरी है, जो आगे की देख लेता है, भाप लेता है, जब तक हमारे बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति अपने बायस, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ना सोचे, तब तक इस देश में पूंजी नहीं आने वाली है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।